Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing this session for design of AC machine. Previously, we started our Unit 3 design of synchronous machine, in which we already discussed EMF equation and other parameters like its specific magnetic loading. So right now we are going to discuss our session for specific electrical loading. So here are the some factors which affecting the electrical loading of the machine. So what are these parameters? So these parameters are copper losses, voltages, synchronous reactance and its losses or stray losses. सो पर्टिकुलरली कॉपर लॉस के लिए स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग कैसे अफेक्ट करता है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो एम्पियर कंडक्टर या फिर एसी जिसे हम कहते हैं तो वो ज़्यादा रहेंगे। तो ज़्यादा एम्पियर कंडक्टर मीन्स कि ज़्यादा लॉसेस, तो उसकी वजह से कॉपर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो इन केस ऑफ दिस हायर कॉपर लॉसेस, यहाँ पे पता है कि भाई कॉपर लॉसेस की वजह से टेम्परेचर राइज आपको देखने को मिलता है या फिर लॉसेस बढ़ रहे, तो अल्टीमेटली हमारी एफिशिएंसी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है या फिर डिक्रीमेंट आता है, लाइक एफिशिएंसी इज डिक्रीजेस। क्लियर? ओके। सो कॉपर लॉस को स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग कैसे अफेक्ट करता है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स ज़्यादा रहेंगे तो उसकी वजह से कॉपर लॉसेस बढ़ेगा, तो उसकी वजह से टेम्परेचर राइज बढ़ेगा, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी एफिशिएंसी जो कि डिक्रीज होगी। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट वन इज वोल्टेजेस। तो वोल्टेजेस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारा एम्पियर कंडक्टर या फिर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग अगर ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से हमारे अप्लाइड वोल्टेजेस है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से अगर वैल्यू कम रहती है वोल्टेजेस की तो आपको प्रोवाइडेड इंसुलेशन कम रखना पड़ेगा, तो उसकी वजह से साइज में भी आपको इफेक्ट आ सकता है। सो अल्टीमेटली इंसुलेशन शुड बी लोअर प्लस इट्स साइज शुड बी मिनिमाइज्ड। क्लियर? ओके। तो ये चीज़ हुई आपके वोल्टेजेस के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन इज दी सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस कैसे अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जैसे कि लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा रहता है कि आपका स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग ज़्यादा रहेगा तो लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा रहेगा, तो आर्मेचर रिएक्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस बढ़ जाएगा या फिर बढ़ जाता है, तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है। क्योंकि ये तो हमें पता है कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस और हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है, उन दोनों का कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू भी कम हो सकती है या फिर कम रखेंगे तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट कंडीशन में या फिर ऐसे टाइम पे कि जब आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑब्टेन करनी है तो सिंक्रोनिज्म के लिए कम पावर रिक्वायर्ड रहेगा। तो अल्टीमेटली सिंक्रोनस रिएक्टेंस कैसे अफेक्ट करता है, तो पर्टिकुलरली जो हम मेन फोकस करें उसके जो मेन की पॉइंट्स है, जैसे कि वोल्टेज रेगुलेशन में आपको इफेक्ट दिखेगा, तो उसकी वजह से स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में भी चेंजेस देखने को मिलेगा और सिंक्रोनाइजिंग पावर में भी वेरिएशन मिलेगा। ठीक है? तो इसके लिए सिंक्रोनस रिएक्टेंस अफेक्ट स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है ये हम जान सकते हैं। क्लियर? ओके। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। दैट नेक्स्ट वन इज स्ट्रे लोड लॉसेस। सो इन केस ऑफ स्ट्रे लोड लॉसेस मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग की वैल्यू ज़्यादा होती है तो यहाँ पे स्ट्रे लॉसेस या फिर फिक्स लॉसेस है जो इंक्रीज होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे वो भी बढ़ेगा। तो नॉर्मल वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू हम कितनी चूज़ कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। सो वो है 50,000 to 1 lakh एम्पेयर कंडक्टर पर मीटर फॉर दी टर्बो अल्टरनेटर्स। कीप इन माइंड टर्बो अल्टरनेटर के लिए कितनी होगी 50,000 to 1 lakh एम्पियर कंडक्टर पर मीटर। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज सेलिएंट पोल मशीन। तो उसके लिए कितनी वैल्यू रहेगी 20,000 to
50,000। ओके, सो ये बात हुई आपके स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिज़ाइन ऑफ पोल। तो यहाँ पे कोई भी आपके पोल्स है उसकी डिज़ाइन कैसी रहेगी या फिर कौन कौन सी टाइप के पोल्स आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आपको ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। नॉर्मली हमें पता है कि राउंड या फिर रेक्टेंगुलर पोल्स हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है कि भाई उसके लिए आपको कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले हम नॉर्मल फेज में बात करें कि सेलिएंट पोल मशीन। तो सेलिएंट पोल मशीन की सब टाइप्स जो कि हम जानते हैं कि राउंड या फिर रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे जब भी आप सेलिएंट पोल मशीन या फिर सेलिएंट पोल यूज़ कर रहे हो, एट दैट टाइम आपका मशीन का जो भी डायामीटर है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू दी इट्स एक्सियल लेंथ। क्लियर? जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली पॉइंट यही है कि भाई आपका डायामीटर फॉर द मशीन दैट विल बी क्वाइट लार्जर फॉर दी देन दी इट्स एक्सियल लेंथ। क्लियर? तो ये हुआ आपका सेलिएंट पोल मशीन का जो भी फंडामेंटल या फिर जो हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि उसका इनिशियली आपको एक्सप्लेनेशन में उसकी मेन आपको टाइप जस्टिफाई करनी है, देन आफ्टर यू हैव टू डिस्कस ईच। तो राउंड शेप की बात कर रहे हैं या फिर राउंड शेप्ड पोल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पोल आर्क टू पोल पिच का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 0.06 टू 0.6 टू 0.7। क्लियर? एंड यहाँ पे पोल आर्क कितनी लेंगे, तो उसकी वैल्यू नॉर्मली हमारी जो भी एक्सियल लेंथ है उसके कंपेरेटिवली स्टेटर कोर की जितनी है उतनी हम पोल आर्क ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड लिखा है कि पोल आर्क दैट में बी चूजन एज ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी इट्स कोर लेंथ। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे एक्सियल लेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सियल लेंथ फॉर द कोर टू पोल पिच रेशियो या फिर एल बाई टाउ रेशियो जो हम हर बार डिस्कस करते हैं, तो वो कितना बनेगा, 0.6 टू 0.7। तो राउंड पोल के लिए आपको सबसे पहले ये वैल्यू याद रखनी, क्योंकि पता है कि जो भी पोल होगा तो उसके लिए ये वैल्यू कितनी होगी और उसको आपको इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द रेक्टेंगुलर पोल। तो रेक्टेंगुलर पोल के लिए भी सेम वे कि ये रेशियो की वैल्यू कितनी रहेगी, तो दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 0.8 टू 3। क्लियर? यहाँ पे आपको याद रखना है 0.8 है, लेकिन वैल्यू गोज टू अप टू 3 वैल्यू। क्लियर? ओके, पर पर्टिकुलरली यहाँ पे ये भी बात सही है कि भाई हमारे जो भी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन से मशीन्स के उसके हिसाब से हम वो वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू भी आपको रिप्रेजेंट करनी है। तो रेक्टेंगुलर पोल के लिए भी ये पता है और इसका शेप एक्चुअल में कैसा होता है वो आप हम जब भी हम डिज़ाइन शीट को डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम ये चीज़ बताएंगे। क्लियर? सो आपको यहाँ पे हरी करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सर हमें इसका शेप कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लाइड में वो नहीं रखा क्योंकि वो पार्ट ऑफ डिज़ाइन शीट का एक टॉपिक है। क्योंकि ये राउंड या फिर रेक्टेंगुलर पोल है तो वो कैसे दिखते हैं या फिर उसका शेप कैसा होता है वो ड्रॉ करोगे डिज़ाइन शीट में तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आ सकता है। सो दैट ये टॉपिक हमने उसके लिए बाकी रखा है। ना वी आर गोइंग टू डिस्कस सम थिंग्स और सम पैरामीटर्स लाइक दी, हम बात कर रहे हैं कि इस पर जो सेपरेशन ऑफ डी एंड एल या फिर उसके एग्जांपल भी हमने काफ़ी अच्छे से देखे हैं जो कि मेन डायमेंशन के हैं। यहाँ पे भी आउटपुट इक्वेशन सेम ही है जो कि प्रीवियस केस में इंडक्शन मोटर्स में था, C0d2L इंटू एन एस, वेर एन एस इज रोटेशंस पर सेकंड्स। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि डायामीटर या फिर जो भी आपकी लेंथ है उसके बारे में ये पॉइंट बताया कि भाई वंस द वैल्यू फॉर द डायामीटर ऑफ द मशीन दैट सेटिस्फाई द लिमिट ऑफ पेरिफेरल स्पीड, क्योंकि हमें पता है कि जब हम वो डायामीटर डी जस्टिफाई करते थे तो पेरिफेरल स्पीड को सबसे पहले ऑब्जर्व करते थे, देन आफ्टर उसके ऊपर से हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई उसका डायामीटर सही है या नहीं या फिर उसकी लिमिट वायोलेट नहीं होनी चाहिए। तो
इसके ऊपर से जब पेरिफेरल स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए कि उसका रोटर उसका जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसे सस्टेंड करना चाहिए, सो दैट वी कैन चूज दैट वैल्यूज। क्लियर? ओके। सो बोल्टेड पोल, जो कि ये भी हमने डिजाइन शीट में रखा है, तो उसके लिए आपकी पेरिफेरल स्पीड की वैल्यू क्या है? तो बोल्टेड पोल के लिए 50 मीटर पर सेकंड्स, डॉटेल पोल के लिए 80 मीटर पर सेकंड्स, एंड नॉर्मल में हम लेते हैं वो रहती है 30 मीटर्स पर सेकंड्स, जो कि आपकी पेरिफेरल स्पीड है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको नॉर्मली हमारी 347 की पैटर्न है तो ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर GTU MCQ बेस एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करता है तो ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर बोल्टेड कंस्ट्रक्शन है तो कितना होगा, डॉटेल के लिए कितना है और नॉर्मल के लिए कितना है। ठीक है? और आपको जो भी आपका डायामीटर ऑफ द मशीन चूज़ करते हैं तो उसमें कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो बनता है आपका पेरिफेरल स्पीड। क्लियर? तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर दिया, प्लस आपको थोड़ी एक और भी बेसिक चीज़ें बता दी है कि भाई हाँ इसकी वजह से ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टर्बो अल्टरनेटर। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये भी एक टाइप ऑफ अल्टरनेटर से है जो कि यहाँ पे हायर स्पीड के लिए रोटेट किया जाता है। तो टर्बो अल्टरनेटर जो कि आपके पुराने सिलेबस में EPG सब्जेक्ट जो कि जनरेशन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के टाइम पे आपने देखा था कि यहाँ पे टर्बो अल्टरनेटर होते हैं तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 3000 RPM। क्लियर? तो यहाँ पे पता है कि ज़्यादा स्पीड रहेगी तो डायामीटर of the machine that should be smaller than its axial length. So परमिसिबल पेरिफेरल स्पीड के लिमिट के हिसाब से यहाँ पे डायमीटर चूज करते हैं। नाउ वन अनदर थिंग दैट इंटरनल डायमीटर ऑफ द स्टेटर which is normally calculated from the with respect to its peripheral speed. So पेरिफेरल स्पीड यहाँ पे जो मैंने बात की है कि भाई आपकी पेरिफेरल स्पीड फॉर दिस काइंड ऑफ अल्टरनेटर शुड बी बिलो 175 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई पेरिफेरल स्पीड कितनी होनी चाहिए। क्लियर? ओके, तो ये बात हुई टर्बो अल्टरनेटर के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ शॉर्ट सर्किट रेशियो SCR, जो कि आपको शायद याद होगा यार हमने AC मशीन सेम 4 में आपके सिलेबस में AC मशीन जो सब्जेक्ट था उसमें सिंक्रोनस मशीन की थियरी के टाइम पे हमने शॉर्ट सर्किट रेशियो पढ़ा था और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट, या फिर हाउ दिस फैक्टर्स कैन बी अफेक्टिंग द शॉर्ट सर्किट रेशियो ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन। तो ये थियरी हम वहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, तो शायद थोड़ा यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सर ये चीज़ें हमें पता है। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो के लिए आपको क्या करना है कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं, देन आफ्टर उसका डेरिवेशन जो कि क्या होता है, इन्वर्स ऑफ द इट्स सिंक्रोनस रिएक्टेंस, जो कि अभी हम इसके डेरिवेशन में आगे भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको यहाँ पे ये जो फिगर है कि भाई रेशियो फॉर दी field current IF that produced at the rated open circuit voltages, voltages of the open circuit to the its field current, या फिर VOC अपॉन ISC। क्लियर? शॉर्ट टर्म में हम ये भी बता सकते हैं कि भाई ओपन सर्किट का जो भी वोल्टेजेस है और शॉर्ट सर्किट का जो करंट है उसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे उसका डेरिवेशन आपको दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ थिंग्स है जो कि आपको इस ग्राफ के ऊपर से प्लॉट करनी है, तो मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आप डेरिवेशन ऑलरेडी आपके प्रीवियस सेमेस्टर 4 में ये चीज़ कर चुके हैं। बट शॉर्ट सर्किट रेशियो का जो भी यहाँ पे इक्वेशन है डायरेक्ट हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, शॉर्ट सर्किट दैट शुड बी 1 अपॉन VOC, जो कि यहाँ पे ये बताया है कि VOC अपॉन ISC। तो ये इक्वेशन क्या बना, ISC अपॉन VOC। क्लियर? I अपॉन V। तो यहाँ पे
हमें इम्पीडेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं कि इम्पीडेंस Z, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो V अपॉन I, बिकॉज एज पर द ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R इन केस ऑफ रजिस्टिव लोड, V इज इक्वल टू I इंटू Z इन केस ऑफ इम्पीडेंस। सो यहाँ पे अगर मैं इम्पीडेंस को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो V अपॉन I बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइड बाय V अपॉन I, मतलब कि इनवर्स ऑफ द इम्पीडेंस। क्लियर, बिकॉज यहाँ पे I अपॉन V है जो कि यहाँ पे हमने डिराइव किया है, तो I अपॉन V को हम क्या बताएंगे, इनवर्स ऑफ द इम्पीडेंस, या फिर रेज टू -1, या फिर उसको आप 1 बाय भी कर सकते हो, या फिर -1 पावर भी दे सकते हो। क्लियर, या फिर यहाँ पे -1 भी आप पावर लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे इनवर्स ऑफ दी Z या फिर इनवर्स ऑफ द सिंक्रोनस इम्पीडेंस, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन Z। या फिर अगर हम रजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं, आर्मेचर रजिस्टेंस, बिकॉज इट इज़ वेरी लोअर वैल्यू कंपेयर टू इट्स सिंक्रोनस रिएक्टेंस, सो यहाँ पे 1 अपॉन Z जो कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस है, और 1 अपॉन X इफ वी आर कंसिडरिंग दैट neglecting the armature resistance, that should be 1 upon X synchronous reactance. Clear? Okay, now the next point with respect to its effect of the SCR on the machine performance, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोल्टेज रेगुलेशन, स्टेबिलिटी, पैरेलल ऑपरेशन एंड शॉर्ट सर्किट करंट, ये चारों पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी क्या इफेक्ट आती है, ये 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है, या फिर 7 मार्क के लिए अगर आपको पूछते हैं कि एक्सप्लेन द SCR और व्हाट डू यू मीन बाय SCR एंड इट्स इफेक्ट ऑफ SCR ऑन द मशीन परफॉर्मेंस। क्लियर, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी हो जाती है। तो ये 7 मार्क का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कि जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स में भी कुछ IMP क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको सारे लेक्चर्स में बताया, वैसे ही मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ कि ये आपका मोस्ट IMP टॉपिक है, सो कीप इन माइंड। क्लियर, ओके। सो यहाँ पे SCR की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये जो भी वैल्यूज़ आपको मिल रही है तो उसको कैसे अफेक्ट करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टू डिस्कस दिस पैरामीटर्स। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली वोल्टेज रेगुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो कि भाई हायर वैल्यू फॉर शॉर्ट सर्किट रेशियो मीन्स क्या हुआ कि भाई सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम हुआ, तो उसकी वजह से सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम है तो वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेंगे, मतलब कि आपका वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव्ड होगा। क्लियर, हायर ISC मतलब सो वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी इम्प्रूव। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन इज दी स्टेबिलिटी, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हायर वैल्यू फॉर शॉर्ट सर्किट रेशियो, इट मीन्स कि लोअर वैल्यू फॉर जो भी आपका डायरेक्ट एक्सिस इम्पीडेंस है XD, उसकी बात चल रही है, तो डायरेक्ट एक्सिस इम्पीडेंस XD जो कि सिंक्रोनाइजिंग पावर ज़्यादा देता है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी शुड ऑल्सो बी इम्प्रूव। So voltage regulation is improved, stability is also improved. Now one another thing that based on the its direct axis impedance is the parallel operation, because that machine if have the lower SCR which means higher XD, so that leads to the small synchronizing power, so that is the bad effect। अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि पैरेलल ऑपरेशन जो भी करना है तो सिंक्रोनाइजिंग पावर है वो इनफ मिलना चाहिए। वो कब मिलता है, तो कि भाई SCR की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो उसकी वजह से XD कम हो जाएगा जो कि डायरेक्ट एक्सिस इम्पीडेंस है, और वो कम होगा तो उसकी वजह से सिंक्रोनाइजिंग पावर ज़्यादा रहेगा, तो आपका काम स्मूथ हो जाएगा। तो ये बात हुई पैरेलल ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज़ दिस शॉर्ट सर्किट करंट, तो यहाँ पे स्मॉल वैल्यू फॉर शॉर्ट सर्किट करंट, दैट मीन्स लार्जर वैल्यू फॉर डायरेक्ट एक्सिस इम्पीडेंस, that limits
दी शॉर्ट सर्किट करंट ड्यूरिंग दी फॉल्ट कंडीशंस। सो यहाँ पे आपको ये एक चीज़ है जो काफ़ी अलग तरीके से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो कि डायरेक्ट एक्सेस इम्पीडेंस के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं ये आपको पता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट करंट के लिए आपको यहाँ पे पता है कि अगर फॉल्ट होता है तो उस टाइम पे आप आईसीपीएस में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि भाई फॉल्ट जब भी अकर होता है तो शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ जाता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या हमारी रिक्वायरमेंट है कि शॉर्ट सर्किट करंट को हम मिनिमाइज़ कर पाए। तो उस टाइम पे स्मॉलर वैल्यू फॉर दैट शॉर्ट सर्किट रेशियो मीन्स द larger value for that impedance is and which helps to control the short circuit current on the condition for the fault। क्लियर? तो ये हुआ आपका शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये चारों पैरामीटर जो कि ACR के ऊपर कैसे अफेक्ट करते हैं वो आपको याद रखना होगा। क्लियर? ओके। नाउ दी सेलेंट पोल मशीन जो भी हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए ACR की वैल्यू कितनी होगी? 0.9 to 1.3। क्लियर? तो फिर से मैं आपको बताऊँ कि भाई आपका सेलिएंट पोल है तो उसके लिए 0.9 to 1.3 और टर्बो अल्टरनेटर है तो बनेगा 0.7 to 1.1। क्लियर? तो ये चीज़ या फिर ये दोनों वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, सो ये चीज़ हुई आपकी शॉर्ट सर्किट रेशियो के बारे में। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ दी आर्मेचर डिज़ाइन, लेकिन वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं हम आज के पूरे लेक्चर का हम रिवीजन एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि आज हमने क्या क्या देखा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग के फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग दी स्पेसिफिकल इलेक्ट्रिकल लोडिंग तो कौन कौन से हैं? वो बनते हैं कॉपर लॉस, वोल्टेज सिंक्रोनस रिएक्टेंस एंड स्ट्रे लॉसेस और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, जो कि 3 to 4 मार्क्स इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बना जा सकता है। असाइनमेंट क्वेश्चन कौन कौन से वो हम बाद में मैं आपको ये लेक्चर के एंड में बता दूंगा, लेकिन अभी हम रिवीजन पे देख लेते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द शेप ऑफ द पोल, तो उसके अंदर राउंड और रेक्टेंगुलर पोल के लिए आपको जो भी L/τ की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज़ शॉर्ट सर्किट रेशियो जो कि 7 मार्क का आईएमपी क्वेश्चन है एंड इफेक्ट ऑफ ACR ऑन द मशीन, वो पूरा 3 to 4 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी है और पूरा ACR एक्सप्लेन करने को बोलते हैं, तो उसमें भी आपको वो सारे पैरामीटर्स तो एक्सप्लेन करने ही करने हैं बिकॉज इट इज़ अ 7 मार्क आईएमपी क्वेश्चन। क्लियर? सो आज के लिए अगर हम असाइनमेंट और ट्यूटोरियल जो भी आपका असाइनमेंट वर्क है या फिर वर्कशीट आपकी जो भी डेली वर्कशीट है उन दोनों के लिए मैं बताऊँ तो आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय द शॉर्ट सर्किट रेशियो एंड इफेक्ट ऑफ ACR ऑन द मशीन परफॉर्मेंस। पूरा 7 मार्क का क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में लिखना है। बाकी के क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सेलिएंट पोल मशीन डिज़ाइन, तो यहाँ पे आपको ये जो दोनों पोल्स के बारे में जो वैल्यूज़ मैंने बताई है वो लिखनी है, जो कि आपका वर्कशीट का क्वेश्चन है। तो राउंड और रेक्टेंगुलर पोल को आप जस्टिफाई करोगे, देन आफ्टर L/τ की वैल्यू दोनों के लिए एक्सप्लेन करोगे। क्लियर? और वन अनदर 3 मार्क क्वेश्चन जो कि वर्कशीट के लिए बनेगा वो रहेगा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग, तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स है और उसका क्या रिलेशन है वो आपको सिर्फ शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, जैसे कि एरो के फॉर्म में, या फिर आप अपने हिसाब से बता सकते हो कि भाई AC या फिर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग हायर तो क्या होगा, लोअर तो क्या होगा, और वो कॉपर लॉस के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है, या फिर वोल्टेज या फिर सिंक्रोनस रिएक्टेंस उन सब के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में बताई है वो। तो ये बनेगा आपका वर्कशीट डेटा क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पे आपके वर्कशीट के जो 2 क्वेश्चन बने कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग एज वेल एज दी पोल डिज़ाइन एंड असाइनमेंट क्वेश्चन बना आपका शॉर्ट सर्किट रेशियो वाला। क्लियर? होप सो यू गाइस हैव नो क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, और अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हैं हमारे डाउट सेशन के ड्यूरिंग में। टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
जय स्वामीनारायण।